Welcome to Arbaz ao Milmana. अल्फ्रेड नोबेल 21 अक्टूबर 1833 को इसका जन्म हुआ। इसका बाप इमैनुअल नोबेल गन पाउडर बनाया करता था। गन पाउडर जो कि बुलेट्स में यूज होता था। यकीनन वो एक इंसान की जान ही ले सकती है, एक बुलेट। खैर, अल्फ्रेड नोबेल ने अपने बाप का ही प्रोफेशन ज्वाइन किया और दिन ब दिन तरक्की करता हुआ बहुत सारा पैसा कमा लिया। उसके बाद उसने डायनामाइट इजाद की, एक्सप्लोजिव। दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही फैल गई। खैर, वक्त गुजरता गया, इसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। पैसा कमाता गया, लेकिन लोगों के दिलों में इसके लिए नफरत पैदा होने लगी। लोग इसे मौत के सौदागर के नाम से जानने लगे, मर्चेंट ऑफ डेथ। एक मर्तबा अपने ही घर में बैठे गन पाउडर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हुए एक जोरदार धमाका हुआ और अल्फ्रेड नोबेल का अपना ही भाई उस धमाके में जाँ बहक हो गया। बस इस वाकये ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने सोचा कि मैं जो लोगों की जिंदगियों में आग लगा रहा हूं, वही आग, उसी आग ने मेरे ही घर को अपनी लपेट में ले लिया। उसने सोचा पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन मैं लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत ना पैदा कर सका। उसके बाद से उसने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि रहती दुनिया तक मेरा नाम कायम रहे, सुनहरे हरूफ में मेरा नाम लिखा जाए और लोग मुझसे मोहब्बत करें। उसने सोचा और बिल आखिर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी दौलत चैरिटी में दे दी। 10 दिसंबर 1896 को उसका इंतकाल हुआ, लेकिन जाने से पहले उसने दुनिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज फॉर पीस इजाद किया। यह वो प्राइज है जो कि पूरी दुनिया में जितने लोग अच्छा काम करते हैं इंसानियत के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, उन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया जाता है। तो लिहाजा उसने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन नाम ना कमाया। लेकिन रहती दुनिया तक वो अपना एक ऐसा काम कर गया कि अब जब भी नोबेल प्राइज का नाम आता है तो अल्फ्रेड नोबेल का जो नाम है ना, वो ज़हन में जरूर आता है। तो लिहाजा हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए कि हमें भी कुछ ऐसा ही काम करना चाहिए कि रहती दुनिया तक हमारा नाम रहे और हमारा नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाए। आपका बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी। और चल के पूछते हैं, हमारे ऑर्केस्ट्रा पर बैठे हुए जो हैं सरोश और शामिल तो हैं ही, उनके साथ है मैश बलोच। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी है मैश? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपकी ईद कैसी रही? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी थी। अच्छी रही? जी। खूब गोश्त खाया? नहीं, गोश्त की शौकीन नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी। खिलाया? जी, खिलाया बहुत है। अच्छा। क्योंकि कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। अच्छा जी, शक्लो सूरत से नहीं लगता होगा। चलें जी, अच्छी बात है। जी जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़, बल्कि एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि टैलेंटेड है, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपने टैलेंट को एक्नॉलेज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो K2 टेलीविजन आपको प्रोवाइड कर रहा है ये अपॉर्चुनिटी कि वो लोग जो समझते हैं कि कोई टैलेंट है उनके अंदर, वो अपना टैलेंट, उसकी वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप करें K2 टेलीविजन के व्हाट्सएप नंबर पर 0355 488 434। आई रिपीट, 0355 488 434 पर आप हमें वीडियोस सेंड करें, हम देखेंगे। और अगर वाकई वो इस काबिल हुई तो ना हम सिर्फ आपकी वीडियोस अपनी स्क्रीन पर चलाएंगे, बल्कि आपको बुलाएंगे। आप मेरे मेहमान होंगे, यानी कि आप मेरे मेहमान हो सकते हैं और मेरे साथ मेरे शो में आ सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, वो लोग जो समझते हैं कि उनमें कोई टैलेंट है तो वो अपना टैलेंट हमें दिखाएं और बने अरबाज के मेहमान। जी तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फॉर्मेट कुछ इसी तरह ही से है। हमारे मेहमान आएंगे, उनसे बातें होंगी, चिट चैट होंगी, आपकी फ़ोन कॉल्स होंगी, हम उनका भी जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले कि हम ब्रेक लें तो मेरा ख्याल है कि मैश बलोच कुछ थोड़ा सा हो जाए, कोई इंट्रोडक्टरी। जी बिल्कुल। क्या ख्याल है? जी श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है ना? जी हाँ सरोश, क्या इरादे हैं?
अच्छा, तुमने अपने साथ उसको भी कैप पहना दी? खुद तो तुम उतारने से रहे, उसको भी पहना दी। चलें, ठीक है, चलें जी प्लीज। वेलकम बैक टू अरबाज आओ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे मेलमानों का और हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं, उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। और ये जो मेरे दोनों मेहमान हैं, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है
और आज़ाद कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं कि भी रिसेंटली वहाँ पर इलेक्शंस हेल्ड हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें कामयाबी हासिल की है। तो मैं अपनी तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और PTI के जितने मेंबरान हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जी, तो ये जो हमारे मेहमान हैं मैं आपसे उनका तारुफ करवाता चलूँ। जो पहले हमारे मेहमान हैं फ्रॉम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, सोशल एक्टिविस्ट हैं जनाब काजी अरबाब अहमद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, इनका ताल्लुक भी बाग आज़ाद कश्मीर से हैं, सोशल वर्कर हैं और प्रेसिडेंट दिया एसोसिएशन आयशा रहमान जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम थैंक यू सो वालेकुम। मच। आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मेरे ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। हम तो हमेशा टैलेंटेड लोगों को बुलाते हैं और आपको तो यकीनन मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को नहीं देखा, लेकिन माशाल्लाह वो जो एक स्पिरिट है और सर्व करने का वो जारी और सारी है, तो यकीनन ये काबिल दाद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी बताइए अपने बारे में, किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ और सोशल वर्किंग का ये जो ख्याल है, ये एक नेक काम। जैसा कि अरबाज भाई कहते हैं ना कि औलाद की जो पहली दरसगाह है वो माँ की होती है। तो जब मैं स्कूल जाता था तो मेरी वालदा मुझे मेरे लंच बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि 2 लंच दिया करती थी। अच्छा। और मुझे वो ये कहती थी कि बेटा एक तो आपका ये आपने खाना है, लेकिन जो ये फालतू है ये आपने अपने सामने जो भी नीडी पर्सन है, बच्चा हुआ, उसको देना है, आपने उसको खिलाना है। वाह वाह वाह। और यकीन माने सर कि APS में मैं 9 साल मैंने वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है पढ़ा और मैंने 9 साल मुस्तकिल वो हैबिट अपनी जारी रखी। क्या बात है। और वही चीज़ मेरे दिल में बैठी और अल्लाह का करम है कि आज मैं एक बहुत कम उम्र सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं पंजाब की 200 से ज़ायद जो तंजीमें हैं उनका एग्जीक्यूटिव पर्सन हूँ। और इसके साथ साथ हमारा ये कोशिश भी होती है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आपके इंसान होने का असल मकसद ही तब होता है पूरा कि जब आप दूसरे के लिए जीते हैं। क्या बात है। और मुझे ये बहन को देख के कुरान की वो आयत याद आती है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि जो मैंने तुम्हें दे दिया है अगर तुम उस पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें बेतहाशा अदा करूँगा। आज वो सैकड़ों टांगों वाले, वो सैकड़ों सही जो अभी चल फिर सकते हैं, वो ये काम नहीं कर पा रहे। उनके पास ये फेम नहीं है, उनके पास ये एक जो खसूसियत के ये अपनी एक नेमत है अल्लाह की तरफ, डिसएबिलिटी के बावजूद ये, क्या बात। मैं डिसएबिलिटी नहीं बोलूँगा इनको, मैं इनकी ये एबिलिटी है जी, कि ये बिल्कुल। अपने वो थ्रू इतने इंसानों का सहारा है, बेसहारों का सहारा है ये। तो मैं सल्यूट करता हूँ अपनी बहन को भी और मैं सबको पैगाम भी दूंगा कि आप सबको इंसानियत के लिए जीना चाहिए। क्या बात है जी, देन जबरदस्त। आपके इंसान होने का मकसद। कहते हैं कि इंसान की जो बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद ही होती है, और जो माएँ अपने बच्चों को इस तरह का दरस देकर स्कूल भेजती हों तो मेरा ख्याल है कि क्या ही खूबसूरत ये पैगाम है और रहती दुनिया तक ये पैगाम रहता है कि इंसानियत जो है, अच्छाई जो है, उसको हमेशा आप आगे बढ़ाएं। बहुत खुशी हुई जी आपको अपने शो में पाकर और इंशाल्लाह आपसे मजीद भी बातें करेंगे। जी आयशा जी। जी सर। अपने बारे में बताइए हमें कुछ। मेरा तारुफ कोई इतना बड़ा नहीं है। मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अम्मी अबू दोनों ही। और मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये बाय बर्थ नहीं है बट एज के साथ एक एज ग्रुप के बाद स्लो पॉइजन की तरह मसल्स जो हैं इसमें डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और इतने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि आप चलते चलते बैठ जाते हो और बैठते बैठते शायद 10 साल बाद मेरे ये हाथ जो अभी आप देख रहे हैं मूव कर रहे हैं, ये भी शायद मूव ना कर सकें। मेरी डिसेबिलिटी ऐसी है जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ रही है। और यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट हुई, नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाती थी, मैट्रिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बैग कैरी करके नहीं चल सकती थी, गिर जाती थी आहिस्ता आहिस्ता। मतलब
4th ईयर तक मेरी डिसेबिलिटी इतनी इंक्रीज़ हो चुकी थी कि मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती थी मूवमेंट के लिए। और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बहुत से नेगेटिव रवैयों का सामना करना पड़ा क्योंकि चलने में, बैग उठा के चलने में प्रॉब्लम होती थी। साथ पढ़ने वाले फेलोज़ कहती थी कि क्यों पढ़ रही हो, घर बैठो, कोई सिलाई सीख लो, वक्त का ज़्या है, माँ बाप के पैसे का ज़्या कर रही हो, क्या ज़रूरत है बाहर निकल के पढ़ने की। एक टाइम पे मुझे लगा भी था कि शायद मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्या फ़ायदा है, वाकई ये सच कह रही हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने, भाई वाली बात मैं कंटिन्यू करूँगी कि माँ ऐसी दर्स का है जो बच्चे को, मैं कहती हूँ, औलाद को माँ बनाती है और माँ ही बिगाड़ती है। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि अगर तुम इन रवैयों से डर जाओगी तो तुम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर कुछ हासिल करना चाहती हो, शौक़ है पढ़ने का, तो हर मनफी रवैये को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दो। क्या बात। तो मैंने हर मनफी रवैये को, हर उस सीढ़ी को जो मेरे नीचे से कोई खींचने की कोशिश करता था, वो मेरी हिम्मत बढ़ाती थी। और उसको पॉजिटिवली लिया? पॉजिटिवली लिया। और मैं आपको बताऊं अरबाज भाई, मैं अपने कॉलेज में एक वाहिद बंदी थी जो फिज़िकली डिसेबल्ड थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कॉलेज की उर्दू डिबेटर रही हूँ। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड की फ़र्स्ट एक्टिव, आप कह लें कि गर्ल्स गाइड थी, सीनियर गाइड, उसके बाद मतलब गर्ल्स गाइड बन गई और फिर अपने कॉलेज की प्रेसिडेंट तक मैं रही हूँ। मतलब 300-400 लोग, आप 1000 लोग, वो स्टूडेंट जो मुझे कमतर समझते थे, नीचा दिखाना चाहते थे, 6 महीने बाद ही उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि आयशा, हम तुम्हें आइडियलाइज़ करते हैं, हम तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। और ये मेरी माँ के बाद मेरे टीचर्स का और उन फ्रेंड्स का जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और जो मेरा सहारा, मेरी बाजू, मेरे हाथ बने, उनको मैं ये क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोग मुझे जानते हैं या मैं किसी के काम आती हूँ तो वो सारा मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का कमाल है कि उन्होंने मुझे ये सोच दी कि मैंने अपने जैसे लोगों के लिए काम करना है। क्या बात है। और 2005 का जब अर्थक्वेक आया तो तब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 5-6 क्लास में थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैंने वहाँ के, मेरी नेचुरल डिसेबिलिटी है, गॉड गिफ्टेड है, बट अर्थक्वेक में लोग डिसेबल हो गए थे अर्थक्वेक की वजह से। और जब मैंने उनको देखा कि वो कितने बुरे हालात में, लाइक आज 2005 के बाद आज तक उनको किसी ने नहीं पूछा, उनके पास जो वो व्हील चेयर्स थी उनको दोबारा आज तक किसी ने जाके व्हील चेयर्स तक नहीं दी। ठीक है, वो कितने बुरे हालात में। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन हम जैसे लोगों का कोई नहीं सोचता। अभी भी जो कश्मीर में नई हुकूमत आई है उनसे भी मेरा यही मुतालबा है कि प्लीज़ आप हमारे लिए सोचें। हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना नहीं चाहिए, हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी अच्छा पहनने का, अच्छा दिखने का हक है, हमें भी हक है हम पढ़ें, और हमें भी हक है कि हम वो हर चीज़ अचीव करें जो आप चलते फिरते लोग अचीव करते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह होगा, ऐसा होगा। और अब जबकि हुकूमत भी आ गई है तो आपको तो पता ही है कि हमेशा से कश्मीर के लिए खान साहब ने आवाज़ उठाई है, और अब जबकि उनके पास पावर है तो वो यकीनन करेंगे, बहुत करेंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। और जो अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया, आप जैसे लोग जो हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मतलब मैं उन लोगों के लिए, मैं इन भाई की बात जो है ना वो सेकंड करूंगा कि वाकई उन करोड़ लोगों से बेहतर हैं जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर सेहतमंद है, लेकिन अगर वो अपने लिए ज़िंदगी जिए ना तो मेरा ख्याल है कि उनकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। तो ज़िंदगी तो वही है कि जो दूसरों के लिए जिए। बिल्कुल। तो मतलब आप एसोसिएटेड हैं कोई एनजीओ से, कोई इन सब की एनजीओस को बखूबी मैं जानता हूँ और ये भी शायद जानती होंगे। अपनी बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले अरबाज भाई मैं ये कहूँगा, इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से फरमाया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। वाह। कि आपको अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा, देन यू विल अचीव योर गोल, योर एम्स, योर अचीवमेंट्स। क्या बात है। आप जब नहीं दफन होंगे, बीज दफन नहीं होता तो फूल नहीं खिलता। फूल को खिलने के लिए बीज को दफन होना। तो मैं इनको मैं सल्यूट पेश मैं करूँगा कि इन जैसे लोगों की मेहनतों से यकीन मानिए पाकिस्तान का। नहीं सर, आप खुद भी हमारे लिए एक बहुत और बाकी हम तो अपने जो कोशिश है वो अपनी कर सकते हैं। और बाकी
आप सबकी दुआएं हैं, वालिदैन की, टीचर्स की दुआएं हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और आपकी अभी ये बातें जो हम मज़ीद अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, मेरा ख्याल है कि शायद कॉल ड्रॉप होगी। जी काजी साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी दबंग है, बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और एक मुझे लगता है जैसे एक मुकर्रर होता है ना, ऑरेटर जो होता है, एक स्पीच करने वाला, वैसी आपकी बातों में एक वजन है मुझे नजर आ रहा है। सर मैं नेशनल डिबेटर हूँ अच्छा है, और 150 से ज़्यादा मैं मुकाबले जीत चुका हूँ, इंटरनल और बाहर के। क्या बात है। और स्पीकिंग में अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब से मैं 7 क्लास में था तब से मैंने शुरू किया, 6 में 7 में था। वाह और आज मैं 19 साल का हूँ इस वक्त। माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई पंजाब का शहर नहीं छोड़ा जहाँ मैंने जाके कोई बोला ना हो। क्योंकि हम बोलते हैं नज़रियात पे, हम बात करते हैं हक की। हम ये नहीं देखते कि सामने हमारा कोई सगा या अपना वो बाहर का बंदा है। हम ये देखते हैं कि आया ना सगा हक पे है या बाहर का हक पे है। जो हक पे होगा हम उसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। और हर सोशल इशू पे मैंने आवाज़ उठाई है। रेप होता है तो हम बाहर निकल के आवाज़ उठाते हैं। मासूम ये वो बच्चों के एग्ज़ाम्स का मसला होता है तो हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। जिसके साथ भी जो भी ज़्यादती होगी हम सब देख रहे हैं। जो उनसे हम कहते हैं कि आप जब तक अपना हक नहीं मांगेंगे आपको उस वक्त तक आपका हक नहीं मिलेगा। दिया जाएगा। तो जी, आप बिल्कुल। खुद अपना हक मांगने की अपने में पावर रखें तो फिर आपको आपका हक मिलेगा। जी। तो इसी तरह न डंके की चोट पे हम हक की बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये मैंने सीखा है अपने उस्ताद मोहतरम रूहानी उस्ताद है मेरे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह भाई अलैह। साहब सॉरी, आपको मैं इंटरप्ट करूँ, एक कॉलर है मेरे ख्याल, दोबारा उनकी कॉल मिली है तो उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रबाज भाई, कैसे हैं आप? हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अपना नाम बताइए। अल्लाह शुक्र, ठीक ठाक। रबाज भाई फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी लाहौर से फैसल जी। रबाज भाई, एक तो आपका शो बहुत मजे का है और कि आप हर क्या कहते हैं सोसाइटी से लोगों को बुलाते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं। और दूसरा आपका शो बड़ा मजे का होता है, बीच में म्यूजिक भी होता है। और आज स्पेशली जो आपने गेस्ट बुलाई हैं आयशा, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को मजबूरी नहीं बनाया। कि जैसे कोई लोग अगर थोड़ी सी भी माजूरी होती है तो उसको अपने लिए क्या कहते हैं मजबूरी बना के तो लोगों के ऊपर बोझ बन जाते हैं। हालांकि आयशा ने ऐसा नहीं किया। जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और यकीनन इनकी जो भी काविशें हैं और जो इनकी अचीवमेंट्स हैं यकीनन वो काबिल दाद हैं। और मैं तो कह ही चुका हूँ और एक मरतबा फिर मैं कहता हूँ कि आप जैसे लोग जो है ना वो एक इंस्पिरेशन है इस सोसाइटी में, इस माशरे में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, बड़े मुझे अफसोस है। और मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में या जहाँ पे भी बात करती हुई कहती हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ पे माजूरी को मजबूरी या बैगर्स का टैग लगा दिया जाता है, मजबूरी का टैग लगा दिया जाता है। या पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है कि वो अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटी से हैं, अपने लिए बाइस शर्मिंदगी समझना शुरू हो जाते हैं। अगर एक घर में 3 बच्चे, एक डिसेबल है तो 2 को प्रॉपर एजुकेशन, फूड, हर चीज़ की उनकी केयर की जाएगी। लेकिन अगर एक बच्चा डिसेबल है तो उसको बिल्कुल छुपा के रख दिया जाता है। या रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता कि अच्छा इनके 3 बच्चे, वो 2 जो सामने नज़र आ रहे होते हैं वो यही समझ रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से किसी का भी बच्चा डिसेबल्ड है तो खुदारा उसको छुपाए नहीं। क्या पता अल्लाह मियाँ ने आपके घर में जो रिस्क दिया है वो उसके सदके आपको मिल रहा है और वो आपका नाम इतना रोशन कर दे जो आपके दूसरे बच्चे नहीं कर रहे। ये सिर्फ पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। पॉलिश करने की देर होती है, थोड़ा सा समझने की देर होती है, स्लो ज़रूर होता है, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। क्या बात है, जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए।
जी मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ आज़ाद कश्मीर तराला से। जी शकील अहमद। हेलो। यार बाबा खान मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। माशाल्लाह आपका शो बहुत प्यारा है। काफी अरसे से मैं आपको शो में देख रहा हूँ और मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था, मिलना नहीं है। आज टीवी पे देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आप जैसे जो पैट्रोनाइजिंग लोग होते हैं जो आके मैं हमें। आपका बहुत फैन हूँ भाई। तो एक जी लो लो आवाज़ शायद कट रही है, क्या मसला है? कुछ डिस्टॉर्शन है कॉल में? चलें दोबारा कॉल कीजिएगा। जी बहरहाल मुझे जो सुनाई दिया वो यही कह रहे थे कि आप लोगों की तारीफ़ ही कर रहे थे कि जी यकीनन आप लोग जो है बड़ा अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये बताइए कि किस तरह आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने काम को, किस तरह आप मतलब सोशल वर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? सोशल वर्क को इस तरह से कर रही हूँ। मेरे कुछ टास्क मैंने बनाए हुए हैं, जैसे जो ऐसे बच्चे हैं, मैं ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में शहरों में फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है लेकिन देहातों में बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल पे कर रही हूँ। ऐसे बच्चे जो मेंटली तौर पर बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, लेकिन फिज़िकली उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। सबसे पहले उनको इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग देती हूँ कि वो अपनी लाइफ को व्हील चेयर पर कैसे मैनेज करेंगे। फिर उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड करती हूँ। उनके घर के करीब तरीन जो भी स्कूल है वहाँ पे उनका एडमिशन और नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों का एडमिशन करवाती हूँ, ताकि जो एक बच्चों को हम बचपन से ही डाल देते हैं कि ये बेचारा है या डिसेबल है, इसको हमने बेचारगी की नज़र से देखना है, वो टैग रिमूव हुआ। एक बच्चा जो आपके साथ क्लास में ही डिसेबल साथ पढ़ रहा है, आपका माइंडसेट बन जाएगा कि ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, ये भी मतलब हमने इनको नॉर्मली ट्रीट करना है, ताकि आगे जाके माशरे में ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म हो। एजुकेशन के बाद जो बड़े टीनेजर लोग हैं जो एजुकेटेड हैं उनके लिए जॉब्स के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर जो अनएजुकेटेड हैं, घर में बैठी हैं लड़कियां, उनको थ्रू स्किल लाइक सिलाई कढ़ाई जो भी, ताकि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि फिज़िकली तो चलें अल्लाह की तरफ से वो डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर वो कुछ अर्न करेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो शायद उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सके। और इसी तरह हमने अभी कुछ टाइम पहले किचन ऑन व्हील्स के नाम से स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी वो लड़कियां जो व्हील चेयर पे हैं बट बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। ये आजकल काफ़ी ऐप्स स्टार्ट हैं जिनके ऊपर घर का खाना वगैरह जो डिलीवर करते हैं, ये किचन स्टार्ट करवा के दिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फिर जो लड़के आ जाते हैं तो उनको जैसे करियाना स्टोर, शॉप्स वगैरह छोटी छोटी उनके मुताबिक एसेसिबल हों और वो मतलब अपना रोज़गार कमा सकें। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। जी एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जकरिया बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जेलम से। अच्छा जी, जी फरमाइए। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्लाह का एहसान। सर बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मतलब काफ़ी टाइम से आपको, काफ़ी सालों से आपको पता है आप ड्रामा में भी काम करते हैं, तो आज बहुत खुशी हुई, कॉल भी लगी मेरी। और जो गेस्ट हैं आपके सर, बहुत अच्छी बात। इस तरह के मतलब माशरे में डिसेबल लोग हैं, डिसेबल तो नहीं कहना चाहिए, तो ये है कि दोनों को मेरी तरफ से स्पेशल सलाम। और बहुत अच्छी बात है। तमाम सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को सलाम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो काजी साहब ये बताइए कि आप ताल्लुक आपका बाग आज़ाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से, सॉरी बाग से आपका ताल्लुक। जी। तो आप इस्लामाबाद में भी इसी सिलसिले में आते हैं या ज़्यादातर जो अपना सोशल वर्क है वो वहीं करते हैं? जो रिहाइश है हमारी वो रावलपिंडी में। अच्छा। और जो मेरा सोशल वर्क है वो ज़्यादातर जो है वो पिंडी, इस्लामाबाद, ये पंजाब में। अच्छा। लेकिन जो मेरा गांव है वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे 1991 से जो मेरे वालिद साहब हैं वो तंजीम चला रहे थे और वही चल रही है। फिर उसके साथ साथ यह कि वहाँ भी हमारा वर्क जारी है, मतलब यहाँ भी वहाँ भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं दोनों। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है जी, माशाल्लाह। तो ये कि हमारा जो यहाँ का है तो सोशल वर्क, तो जैसे बहन ने भी बताया, सिंपली 2-3 मैसेज में दूंगा सोशल वर्कर्स को भी यहाँ से
कि सर जो मेरा सोशल वर्किंग का एक्सपीरियंस है पूरे पाकिस्तान का, वो ये है कि मैंने देखा है कि हमने इस कौम को खुद बेकारी बनाया है। मैं मैसेज दूंगा सब सोशल जितने भी वर्कर्स ना देखने वाले हैं कि आप लोग किसी की भी हेल्प करते हैं ना तो बाई कैश ना करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। उसको जो चीज़ चाहिए आप उसको वो लेके दें। और दूसरा मैंने देखा है सर कि हम लोग 10-10 महीने का राशन डाल देते हैं उनको। वाई? उसको अल्लाह ने जान दी है, आप उसको छोटा सा कारोबार डाल दें, वो खुद कमाए और वो अपनी मेहनत से खाए और अपने वो बच्चों को खिलाए। सो बैगर ना बनाएं आप लोग उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं। तो मेरा ये मैसेज भी आपके थ्रू मैं दूंगा अपने सब सोशल जितने भी वर्कर्स हैं। और बाकी जॉब की बात की इन्होंने, तो सॉरी फॉर डैट, जॉब के मैं हक में नहीं हूँ। हाँ, आपके पास वसाइल नहीं है अगर, तो आप जॉब करें, अपने आप को ना आप इतना मैनेज करें कि आप फिर अपना वर्क शुरू करें, लेकिन सारी ज़िंदगी किसी की गुलामी में मत गुजारें। जॉब का मतलब है जेल ऑफ बॉस। क्या बात है जी। अब मुझे लगता है कि कल से जो है ना जितने मुलाजमत पेशा हजरात हैं वो स्ट्राइक कर लेंगे। आपकी ये जो बात है ना ये पहुंच गई है वहाँ तक। बात आपकी बिल्कुल अच्छी है, बहुत एक लेवल की बात है कि वाकई देखें जी, कहते हैं ना कि नौकरी तो बाप की भी अच्छी नहीं होती। अगर आप में कोई गट्स हैं, आप में कोई है, टैलेंट है, तो आप अपना काम करें, बिल्कुल करें। वही ये मेहनत आपकी है, पसीना आपका गिरता है, आप पूरा दिन चक्की पीसते हैं, फिर आखिर आपके बॉस के बच्चे क्यों अयाशी करें? क्या बात आपका अपना बच्चा क्यों ना करे अयाशी? तो अपने आप की अपनी सोच। सर हम जहनी गुलाम हैं, बज़ाहिर हम आज़ाद हैं, मगर हम जहनी गुलाम हैं और हमने इसी जहनी गुलामी को निकालना है अपने अंदर। क्या बात है जी। हम जब जहनी गुलाम नहीं रहेंगे तो यकीन माने यही वो कौम है, इसी कौम का असलाफ है कि हमने 800 साल दुनिया पे हुक्मरानी की है, लेकिन तब की है जब हमारे ज़मीर नहीं मरे हुए थे, तब किया कि जब हम जहनी गुलाम नहीं थे, लेकिन आज हम अफसोस के साथ ज़ाहिरी आज़ाद हैं मगर जहनी गुलाम। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? सर मैं फ़िलहाल तो TLP का सपोर्टर हूँ। पहला वोट मैंने TLP को डाला है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को। अच्छा। जस्ट फॉर कॉज, मैं किसी बंदे को वोट नहीं देता। अच्छा। मैं देता हूँ कॉज को कि आया उसका कॉस्ट कैसा है। क्या बात। और यहाँ से मैं आपको ये भी बताऊँ कि रिसेंटली वोट का जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, पाकिस्तान में वोट न दिया जाता है पार्टी को, कश्मीर में वोट जो दिया जाता है वो शख्सियत को। तो ये एक बिग डिफरेंस है। और यकीन माने जहनी गुलामी मैंने सर इतनी देखी है ना, आपके घर का सर चले इंशाल्लाह काजी साहब, आपका जो मैसेज है, बात ये है कि एक अवेयरनेस आती हुई एक टाइम लगता है, हर चीज़ एक टाइम के साथ एक प्रोसेस में आती है। आपकी बड़ी अच्छी बात है, आपका मैसेज बिल्कुल उन जवानों तक पहुंच गया है कि वाकई वो जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको एक्नॉलेज करें, उन पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें और आगे निकलें। तो आपकी जो एबिलिटीज़ है उससे आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें आपने की जी, बड़ा मज़ा आया आपको अपने शो में पाकर। आयशा जी थैंक यू सो मच। और अल्लाह करे कि आप लोग जो हैं अपने इस मकसद में मज़ीद कामयाब हों, अल्लाह ताला आपको और भी आसानियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है पहली ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम मैश बलोच से कहेंगे कि हमें कोई खूबसूरत सा गाना सुना दें और उसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक पर जाएंगे। तो
वेलकम बैक टू अरबाज आओ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है हमारे दूसरे मेलमानों का और वो स्टूडियोज में तशरीफ ला चुके हैं, तो आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। ये जो मेरी मेलमना है, शी इज़ बेसिकली अ फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, और आपने इनको कई प्रोग्राम्स में देखा होगा फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से आपको इंस्ट्रक्शन देते हुए। तो तशरीफ लाती हैं, उनसे हम भी पूछते हैं कि फिटनेस ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो तशरीफ लाती हैं सोनिया लोधी जी। जी नाज़रीन, तो मेरे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट मेहमान हैं उनका भी प्रोफेशन यही है, यानी कि वो भी फिटनेस ट्रेनर है। तो तशरीफ लाते हैं असद शिगरी साहब। जी वेलकम टू द शो। so much, thank you. कैसी हैं आप? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे फिटनेस ट्रेनर से ज़्यादा कोई मॉडल लग रही हैं। मैं खाली फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, बेसिकली मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। लाइक एंकर पर्सन भी हूँ मैं, और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं, Multi-dimensional। या सो काफ़ी सारी चीज़ों में इन होते हैं। तो फिर आप वो तो आपकी चीज़ इंट्रो में मुझे उन्होंने फिटनेस ट्रेनर क्यों लिखवाया? आई डोंट नो, मैंने तो काफ़ी डिटेल अपना प्रोफाइल भेजा था। चलें जी, आपसे हम मजीद आपके बारे में पूछते हैं। जी शिगरी साहब, जी सर। कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी मुझे कोई मॉडल नहीं लग रहे हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीकर लग रहे हैं। नहीं, नॉर्मली आपकी कॉस्ट्यूम से लग नहीं रहा ना कि कोई फिटनेस ट्रेनर है आप। हाँ नहीं, वो अमूमन एक ये जनरल स्टीरियोटाइप है ना कि अगर फिटनेस ट्रेनर तो टाइट टी शर्ट पहननी है और फिटिंग वाली, फिटिंग वाली। शोले शोले बाहर निकले हुए होंगे। तो वो नहीं जरूरी भी है ना सर, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ ये भी है, बिल्कुल थोड़ा बहुत अपने आपको सब मार्केटिंग करनी पड़ती है। अच्छा। बट नहीं, आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप नाउ। अच्छा, क्या बात है सर, जबरदस्त। चलें जी, तो लोधी जी, सोनिया लोधी जी, तो हमें अपने बारे में बताइए। टेल अस यू नो अबाउट योर हिडन टैलेंट्स और इतनी डायमेंशन है आपकी पर्सनालिटी की। क्या है कि जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आई तो उससे पहले भी एक स्टोरी थी। लाइक आई वाज लाइक 110 kgs, सो देन आई स्टार्टेड जिम, और उसके 110 अंदर या सो उसके बाद जो है तो आपकी वो पिक्स है हमारे पास, हम देख सकते नहीं अभी नहीं होंगी आपके पास वो पिक्चर्स। बट ये कि उस वक्त मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि आई डिड माई मास्टर्स इन टेक्सटाइल्स एंड मर्चेंडाइजिंग, और मैं एक डिज़ाइनिंग के शोबे में जाना चाहती थी, फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल। उसके बाद जब मैंने ये फील्ड अपनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने सोचा कि जहाँ तक मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है सो है, लेकिन मुझ जैसी कितनी सारी ख़वातीन और मौजूद हैं यहाँ पर, और उनको वो ज़राए मैसर नहीं हैं जो कि अल्लाह के फजल करम से शायद मुझे मिल गए। तो ज़रूरी नहीं कि वो सबको अवेलेबल हों चीज़ें। इस सोच के साथ आई क्विट माई प्रोफेशन। उसके बाद मैंने फ़िटनेस में आके सर्टिफिकेशंस की, और अब मैं माशाल्लाह उस लेवल पे हूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाके फ़िटनेस अवेयरनेस सेशंस भी देती हूँ। साथ में पीटीवी की हिस्ट्री में अभी तक आई एम द ओनली वन अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह जिसने ये मोटिवेशनल सेशन वहाँ पे किया 50-60 साल की हिस्ट्री में। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो व्हाट वाज द पॉइंट यू नो दैट ट्रांसफॉर्म्ड यू? कि इतनी ओबेसिटी है, उसके बाद फिर क्या ऐसा पॉइंट था, क्या वो कैसी बात थी? बात नहीं थी, मैं आई वाज लाइक हमेशा से मोर इनटू स्पोर्ट्स और वो सारा कुछ टॉम बॉय काइंड ऑफ। सो जब वो एकदम से वेट इतना ज़्यादा रिड्यूस कर लिया तो अपने आप में कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रही थी मैं, क्योंकि हमारी फैमिली में सारे मेरे जो भाई थे उनके भी 6 पैक्स एंड ऑल वो सारा कुछ। सो खुद से जब आप बचपन से वो सब फिटनेस में देखते आ रहे हैं, मेरी मम्मा शी यूज़ टू गो टू जिम, हम देखते थे बचपन में कि वो जूड़ा शूड़ा बांध के पोनी बांध के जा रही हैं। सो बच्चे जो बचपन से देखते आ रहे होते हैं वो रूट्स में और सबकॉन्शियस माइंड में उनके फीड हो रहा होता है। सो वो चीज़ थी कि मुझे खुद से अच्छा नहीं लग रहा था कि कमी है, वापस आना चाहिए उस चीज़ के अंदर। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया और मेरे इन-लॉज़ बहुत सपोर्टिव साबित हुआ, उसके बाद सारा कुछ होता चला गया। फिर माशाल्लाह से जब टीवी पे आना शुरू हुई तो तौसीक हैदर के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक वो हो गया सा, वहीं से पीटीवी ने मुझे चुना एज एन एंकर पर्सन। चलिए जी, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। थैंक यू जी असद साहब। जी बॉस। सर हमें बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा बस फिटनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है 10 साल से। इतनी जितना सोनिया का डायनामिक बैकग्राउंड इन्होंने बताया, इतनी ये चीज़ें कर रही हैं, उतना मेरा नहीं है, काफ़ी सिंपल है। जिस तरह हर कोई लड़का होता है उसको शुरू में जिम शिम जाने का शौक़ होता है, बॉडी बनानी है, वॉट एवर जो आपका इन्फ्लुएंस होता है। तो बस ये इसलिए स्टार्ट किया था एंड साथ में पढ़ाई कर रहा था। तो द ओनली थिंग विच आई वॉज कॉन्स्टेंट इन वॉज
जिम, गोइंग टू जिम, वर्किंग आउट, और उसके अंदर एवेंचुअली इट बिकेम मोर ऑफ अ मेंटल थेरेपी। मतलब फिजिकल फिटनेस अपनी जगह थी, लेकिन एक अच्छा आउटलेट था जहाँ पे आपका सारी गुस्सा वगैरह निकल जाए और सारा कुछ। तो बाद में आई डिड माई MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जॉब वगैरह भी की, डेस्क जॉब्स वगैरह की, लेकिन थ्रू आउट दीज ईयर्स एक चीज़ जो कांस्टेंट थी दैट वाज फिटनेस एंड जिम। तो अभी एवेंचुअली आपका कोई जिम वगैरह है जहाँ पे आप ये सारी- जी बिल्कुल, किस नाम से है? एम्पीरियम फिटनेस स्टूडियो इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद F6 मरकज़ में है, अच्छा विच आर रिसेंटली ओपन, अभी 2 साल हुए हैं। अच्छा। तो उससे पहले जो है, बिकॉज आई फील कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो उससे पहले उसको सीखना ज़रूरी है, एकदम से डाइव नहीं करनी। तो आई यूज़ टू वर्क एज एन एम्प्लॉई, एज अ ट्रेनर, सीखा, सर्टिफिकेशंस की एंड एवरीथिंग। और जब मुझे ऐसा महसूस हुआ 5-6 साल बाद कि अब मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ कि मेरे अपनी एक अच्छी गुडविल है, तो फिर मैंने अपना फिटनेस स्टूडियो खोला, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा जा रहा है। और दिस इज़ दी ओनली थिंग विच आई वांट टू फोकस। जिस आप बात कर रहे थे ना कि ये अपने आप को मार्केट करना होता है एज अ ट्रेनर, टाइट टी-शर्ट पहनी है सारा कुछ, तो आई डोंट वांट टू बी अ फिटनेस मॉडल, आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेनर। फिटनेस मॉडल देन डजंट हैव टाइम टू एजुकेट हिमसेल्फ एंड हाउ टू ट्रेन क्लाइंट्स, वो ज़्यादा अपने को ही इंडोर्स कर रहा होता है। सही बात है। तो वो मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी सी ना ब्रेक करनी है। तो सोनिया जी, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी। कैसे मोटिवेट करती हैं? अब ये डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। लाइक जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, यूजुअली जो मेरा क्या कहते हैं तरीक़ेकार है वो ऐसा होता है कि मैं सामने वाले के लेवल पर आके बात करती हूँ। लाइक अगर मैं स्टूडेंट्स में हूँ तो मैं उन्हीं की तरह थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाती हूँ। मैं वो वाला स्पीकर नहीं हूँ जो सूटेड बूटेड और रोस्ट्रम पे खड़े होके बस माइक में बोलते हैं और चले जाते हैं। मैं कोई प्रिपरेशन भी नहीं करके जाती हूँ। लाइक जब मैं खड़ी होती हूँ मुझे पता होता है कि जी मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। सो मैं फिर उनके लेवल पर उतर के बिल्कुल सादा और सादा ज़बान में बात करती हूँ, बल्कि मैं रेडियो शोज़ भी करती हूँ। फ्रेंडली या और ऐसा होना भी चाहिए। मतलब अगर मैं बिल्कुल ही सूटेड बूटेड और अकड़ा गर्दन में सरिया करके इस तरह से बात करूँगी तो वो सीरियसली मुझे सुनेंगे ही नहीं। एट टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैंने एक सेशन ख़त्म किया यूनिवर्सिटी में और मेरा टाइम हो गया जाने का, और उतने ही बच्चे ऑडिटोरियम में बाहर खड़े हैं कि नहीं अब हमारी टर्न है, और मैंने बैक टू बैक 2 सेशंस लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है कि मेरी ज़ात से मैं मोटिवेशन और पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ। सो मैं भरपूर अंदाज में कर रही हूँ जहाँ जा। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। असल में इनफैक्ट बात यह है कि आपने एक इनपुट देना है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, इट कैन बी आइदर द वे। तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपसे पहले जो हमारे मेहमान थे वो भी बड़े इंस्पिरेशनल थे, और जी बिल्कुल, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है टू हैव सच पीपल यू इन माय शो। आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बहुत बड़े दिनों बाद देखा आपको, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें भी बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के। पहले आपकी जो खातून मेहमान बैठी थी बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी भी जो गेस्ट बैठे हैं माशाल्लाह से बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आपसे एक और बात करनी थी कि आसिफ खान का भी मैं फैन था, आपकी भी जो एक्टिंग होती है खास करके इमोशनल एक्टिंग होती है वो भी बस बहुत अच्छी होती है। थैंक यू जी, आपका ये गिला हम इंशाल्लाह दूर करेंगे, और ये एक पाइपलाइन में है हमारा एक प्रोग्राम, हम बुलाएंगे आसिफ खान साहब को, और आपका ये जो गिला तो नहीं, आपकी जो ख्वाहिश है इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। असद, आपको लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा अवेयर है, मतलब अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर? मोस्ट डेफिनेटली आजकल की जनरेशन जो है, बल्कि इन द पास्ट 5 years बहुत ज़्यादा लोगों में इस चीज़ की नॉलेज आई है। तो और क्या आप लोग अपनी इस जो एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, क्या आप उन लोगों को ये चीज़ दिखाते हैं? क्योंकि आजकल एक सिनेरियो बन गया है, एक हर चीज़ ही अगेंस्ट द नेचर हो गई है। तब बिना वजह रातों को जागना है और दिन को सोना है, ठीक है ना, और बिना टाइम खाना है, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें जो अल्लाह ताला ने लिख दी हुई है जिसके हिसाब से पूरी कायनात चलती है जी। क्या आप ये चीज़ लोगों को एजुकेट करते हैं कि पहले इन चीज़ों को ज़रा रूटीन में लेकर आइए, फिर आपकी बॉडी में भी चेंज आएगा? हमारा अब बिल्कुल ऐसी बात है, और हमारा जो मॉडल है उसके अंदर पहली चीज़ ही ये कि यू हैव टू स्केड्यूल
योर अपॉइंटमेंट एंड यू हैव टू क्योंकि कम। सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने भी काफी जिम किया और मैंने भी काफी, ये चीजें कभी भी कोई नहीं बताता। वो आपको बताएंगे हाई प्रोटीन डाइट लें, ये करें, आपको एक कैलोरीज का बता देंगे, चार्ट बता देंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपको कभी नहीं बताएंगे। नहीं, बेसिक चीज़ तो आपकी जो रूटीन है, दैट्स योर रूटीन। आपका स्लीप पैटर्न ठीक है कि नहीं, आप डिसिप्लिन हैं और नॉट। तो जैसा मैंने कहा कि हम पहली बात ये करते हैं कि आपका एक फिक्स टाइम है, आपने उस टाइम पे आना है। वो एक फिक्स टाइम की वजह से जो है ना खुद ब खुद अपना काम वगैरह ये सब अपना रूटीन में लाना शुरू कर देते हैं। और अगर वो नहीं लाते तो वी ट्राई टू एजुकेट देम कि व्हाई वी आर सो फिक्सेटेड ऑन दिस कि आपने उसी टाइम पे आना है। वो इसलिए बिकॉज वी वांट यू टू हैव अ रूटीन। रूटीन नहीं है तो डाइट भी खराब है। अगर आपका सोने का टाइम नहीं है, आप 2 बजे सो रहे हैं, सुबह पे काम पे जाना है, 5 बजे 6 बजे उठ रहे हैं, 4 घंटे नींद है, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। और बॉडी में चेंज ही आपकी नींद में आता है, सोते समय आपकी बॉडी में यहाँ मैं change इनकी बात में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं 6 to 7 आवर्स की स्लीप में, तो लोग कहते हैं जी हम सुबह 4 बजे सो के जो 7 आवर्स है वो पूरे कर लेंगे। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिज़ाइन किया है ना, जो निज़ाम है पैटर्न, कुदरत जो निज़ाम है, हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है तो हमें फ़र्क पड़ेगा। वो 7 आवर्स जो हैं वो 11 की बजे नींद से, रात की नींद से शुरू हो जाते हैं। रात मीन्स 10-11 बजे से आगे के 7 घंटे, उसमें बॉडी अपना काम सर अंजाम देती है। मैं वही सादा ज़बान यूज़ करते हुए बताऊंगी कि जी जहाँ प्रोटीन को ज़रूरत है प्रोटीन वहाँ जाएगा, लिवर को जिस चीज़ की ज़रूरत है लिवर वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन और रिलैक्सिंग सारी चीज़ें चल रही होती हैं उन 6 to 7 आवर्स में। अगर आप वो उसमें अपनी बॉडी को रेस्ट दे ही नहीं रहे हैं तो बॉडी जाहिर सी बात है वो काम करेगी नहीं, ना एब्जॉर्प्शन होगी, ना न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेगी। सो वो इधर उधर हो जाएंगे आपकी सारी चीज़ें और तो कुछ नहीं होगा। सो फिर बाद में आप ये शिकायत करते हैं कि जी हम ट्रेनर ने तो कह दिया था और फिर भी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाई आप सबसे पहले अपना स्लीप पैटर्न, अपनी ईटिंग हैबिट्स, ये सब चीज़ें ठीक कीजिए, अपने आप को रूटीन लाइफ में लेकर आइए। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वजन कम ना हो। क्या बात है। इसमें नाराज भी हो जाते हैं काफी हाँ लोग जी बिल्कुल। कि आपने ये कैसी बात कर दी है, हम आपके पास आए हैं, पैसे दे रहे हैं, तो कोई ट्रिक बताओ ना। बेशक 2 घंटे सोए हम। तो यार ट्रिक जो है ना हम तो बता देंगे, लेकिन जो असल ट्रिक है वो तो ऊपर वाले ने दी है ना। बिल्कुल, उस ऐसे पे चलेंगे तो होगा ना। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ असद हैं और सोनिया हैं, इनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज आओ मेलमाना। धीरे धीरे
सिवा दिया ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ कि नहीं हो। हमने जो सुनाया था अफसाना बन गया, हमने जो सुनाया था अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जबरदस्त, क्या बात है। शुरू में क्यों आपने बूटी चलाई? देख देख के जो आप गा रही थी। क्योंकि मुझे टोन बड़ी जल्दी याद होती है और मुझे लिरिक्स बहुत मुश्किल से याद होते जैसे हैं। आपको एक टिप दूं, ख्वाजा नजमुल हसन साहब आए थे हमारे साथ इस प्रोग्राम में, तो आई थिंक कि वो महर अंजुम थी हमारे साथ, तो वो भी इसी तरह देख देख के गा रही थी ना, तो ख्वाजा साहब ने उनको बहुत बुरी तरह से डांटा कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम इस तरह गाओगी तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कभी नहीं आएगा। अच्छा, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, वो डर के उन्होंने मेरा ख्याल थोड़ी सी तैयारी की, फिर जो गाना खुद से गाया, मतलब बगैर देख के, उसमें उसका एक्सप्रेशन ही बहुत आला था। जी ऐसे होता है, तो बट समटाइम्स लिरिक्स भूल जाते हैं ऑब्वियसली। चलिए जी, बहरहाल बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। जी, आपको भी म्यूजिक से मुझे लगा, देख रहा था मैं आपको, आप हम कर रही थी। जी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जी कि नहीं, ये भी एक डायमेंशनल एक नहीं बस लोग वॉशरूम सिंगर होते हैं, मैं किचन सिंगर हूँ। वैसे ही बाय द वे मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। हमारी तो इंडस्ट्री ऐसी है, म्यूज़िक के बगैर तो हम हिलते नहीं हैं। गाने मतलब रूह की ग़िज़ा जिसे कहते हैं ना गाने के लिए। सो मुझे हमेशा मूड के अकॉर्डिंगली गाने पसंद है। लाइक अगर जिम में हैं तो वैसे ही गाने होने चाहिए, क्योंकि जो सॉन्ग्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी पे और आपके मूड पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक अगर आप थोड़े से भी डाउन हैं और अगर आप खुदकुशी वाले गाने शुरू कर दें सुनना, तो आप बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं। सो मैं तो जहाँ पे ज़रा सी भी डाउन होती हूँ, मैं उतने ही ज़बरदस्त बेबी को बेस पसंद है वाले गाने सुनती हूँ, ताकि मेरा मूड जो है वो हाई हो जाए। बहुत सीरियसली अपलिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको कभी ये कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आपकी रिजेम्बलेंस किसी बड़ी सुपरस्टार हमारी उनके साथ है? बहुत बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट रीमा जी के साथ मैंने रमज़ान शोज़ किए हैं। रीमा जी, क्या बात है जी, रीमा जी, हैट्स ऑफ, वी लव यू। और बल्कि हम दोनों साइड में बैठे होते थे, तो सामने वो हमारी स्क्रीन लगी होती थी। मैंने कही मेरा दुपट्टा कैसे आ रहा है, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं नहीं हूँ, रीमा जी। इनफैक्ट वो एक बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, बहुत ज़्यादा। फिर अभी जब मैंने देखा एक ग्लिम्स, तो मैंने कहा रीमा जी आई हैं, तो मैंने कहा कि नहीं। ये चीज़ एहसन के साथ भी हो चुकी है, एहसन खान। अच्छा। उनके शो में मैं गई, वो लाइव थे, ही वाज लाइक स्टक ना, तो राबिया अनम उनके साथ कर रही थी, तो राबिया ने आगे से बात की और उन्होंने कहा जी तशरीफ़ लाती हैं सोनिया लोधी। कहने लगे आपको पता है मैं इतनी देर से आपको क्यों स्टेयर कर रहा था? मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं समझा हमारे साथ प्रैंक किया है कि रीमा को बुला के उन्होंने कहा कि जी कोई सोनिया लोधी आ रही है। सो मैं वो अपने आप को वापस ला रहा था कि रीमा बैठी है या सोनिया बैठी है। बहुत रिजेम्बलेंस जी जी। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मेरा जो है असद शिगरी से मेरे कुछ सवाल करने थे। जी असद जी। जी ओके, आई जस्ट वांटेड टू नो कि बिकॉज मैं खुद जिमिंग करती हुई आई हूँ, विमेंस जिम मैंने अटेंड किया था, तो वहाँ पे सिवाय कार्डियो के और हल्की फुल्की एरोबिक्स वगैरह करने के, उसके अलावा और कोई भी इस तरह का फिटनेस प्रोग्राम मेरे साथ शेयर नहीं हुआ था। तो आप प्लीज थोड़ा सा क्लेरिफाई करें, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप F6 में आपका जिम है, तो एग्जैक्टली क्या क्या सर्विसेज आप लोग ऑफर कर रहे हैं, एंड वेदर यू वर्क आउट डाइट प्लान फॉर द क्लाइंट्स, और किस तरह की फैसिलिटेशन है टू द क्लाइंट्स, बिकॉज काफ़ी टिपिकल जिम्स हैं इस्लामाबाद में जिनमें सिवाय कार्डियो के उसके अलावा और कुछ नहीं होता। सो आई वांट टू नो हाउ डिफरेंट आर यू फ्रॉम द रेगुलर जिम? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। आपका नाम क्या है? महविश। जी महविश, आपने बात की कार्डियो की और बाकी जो भी आप जिम्स में गए हैं, तो वी प्रोवाइड पर्सनल ट्रेनिंग विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, और एक ही प्रोग्राम सब के लिए नहीं बनता।
हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, सो वन शर्ट डजंट फिट एवरीवन, राइट। टेलर्ड शर्ट बनती है आपके बॉडी के हिसाब से। उसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम बनाते हैं, स्ट्रेंथ, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बॉक्सिंग, इन सब के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। वन थिंग विच वी रियली अवॉइड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसा आपने अभी बात की कार्डियो, कार्डियो पे बहुत सबका ध्यान है, कार्डियो करना है, दौड़ लगानी है, जॉगिंग करना है, ट्रेडमिल के ऊपर जॉगिंग करनी है। व्हाट यू डोंट रियलाइज इज कि ये जो जॉगिंग कॉन्टिन्यूस करना है, इसके अंदर एवेंचुअली मसल लूज भी होता है। लेकिन एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी अगर आपने गुजारनी है तो आपको मसल गेन करना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम समझते हैं कि औरतों को वज़न नहीं उठाना चाहिए। दैट इज़ मिसकंसेप्शन, क्योंकि हम जैसे जैसे उम्र हमारी ज़्यादा होती है तो मसल लॉस इन एनी केस होता है। वाई इज़ इट दैट 50-60 उम्र गुजरती है तो गोडों के अंदर दर्द हो जाती है, कमर में दर्द हो जाती है? ये इसलिए होता है बिकॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, मसल लूज होता है। So you need to do strength training, and we really focus on weight training so that you gain muscle and you are able to maintain that muscle so that you have a healthy life till the end. ये नहीं कि 60 साल बाद घुटना चेंज करना पड़ जाए। और 60 साल कहाँ सर, यहाँ तो 30 साल की उम्र में ही कमरे रह गई हैं और नॉर्मली कमर का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, तो ये दिस इज व्हाट वी ऑफर, पर्सनल ट्रेनिंग बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स, ऑन योर नीड्स। There's no one generic program, so I can't unfortunately tell you कि मैं ये करूँगा तो ये आप ठीक हो जाएगा। वो तो मुलाकात होगी, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बॉडी टाइप असेसमेंट करेंगे तो फिर ही उसके बाद पता चलेगा। थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे पास असद शिगरी सर, ये फिटनेस में बाइक भी ज़रूरी है? नहीं, ये बस वैसे शौक है। अच्छा, मैंने कहा शायद पार्ट ऑफ इट। नहीं, ये हार्ले डेविडसन आप लें और जाएं फिर भी फिटनेस रहती है। ये अनएक्सपेक्टेड था, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि बीच में बाइक भी नहीं सर, क्या बात है सर, स्टाइल है। फिर हार्ले डेविडसन की बाइक होना सर, ये भी एक ज़बरदस्त एक वो है ज़रूरी। कराची आप कभी अगर हो तो वहाँ पे संडेज के संडेज ये सारे बाइकर्स वहाँ पर होते हैं और दे गो फॉर अ राइड। वो यहाँ पे भी होते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में भी होते हैं? इस्लामाबाद में भी काफ़ी सारे हैं जी। यहाँ पे तो रोज़ाना वीकेंड को कॉल होती है। अच्छा, माशाल्लाह कुछ 60-70 का है ग्रुप। क्या बात है। तो वो निकलते हैं। एक चीज़ मेरे बिल्कुल जहन से निकल गई थी बताना कि आई वाज आल्सो होस्टिंग ए शो इन। जी सर, बिल्कुल, मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि असद शिगरी साहब K2 टेलीविजन से भी मंसूब रहे हैं, वाज एफिलिएटेड, और फिटनेस की ही आप कोई प्रोग्राम करते थे? जी बिल्कुल, फाइटिंग फिट के नाम से था, और उसमें फिटनेस की हवाले से डिफरेंट जो है वर्कआउट्स वगैरह शेयर करते थे, डाइट प्रोग्राम शेयर करते थे। फिर और जो फैसिलिटीज़ हैं इस्लामाबाद में उनको भी हमने शो किया था। स्पोर्ट्स हैं उसके हवाले से हमने बात की थी। जो स्टैंडर्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा ना कि लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं हमेशा हर चीज़ में, हर चीज़ के अंदर, और लोग इस चीज़ को कैश करते हैं फिर अनफॉर्चुनेटली, कि लोगों को किस तरह हम कैश करें और कह दें 30 डेज़ के अंदर आपका हम। सर ऐसे केसेस हुए भी हैं, लेकिन बहुत डेंजरस है। नहीं, दैट्स डेंजरस, वो हेल्दी नहीं है ना। दैट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट देम एज प्रोफेशनल्स, कि कहने को तो हम महीने में 15 kg भी गिरवा दें, वाटर वेट कट कर दें, कार्ब्स बिल्कुल निकाल दें, पानी, वाटर साइकिलिंग वो कहते हैं कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा पानी पिलाएं, फिर एकदम से पानी रोक दें, वाटर वेट सब निकल जाएगा। 5-6 kg फ़ौरन 2 दिन में गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर आपके लिवर के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है एंड यू कैन एक्चुअली डाई फ्रॉम दैट। तो दिस बहुत डेंजरस हो जाता है वो सारा। एग्जैक्टली। तो ये लोग रियलाइज ही नहीं करते इस चीज़ को। लोगों को ये होता है कि एज लॉन्ग एज हमारा वेट लूज हो रहा है बस आप करवा दीजिए। हाँ, बस दे नीड शॉर्टकट्स। जी। अच्छा सर, एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि जैसे आप लाइक थ्रू योर गुड ऑफिस आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू द पीपल कि जैसे अब आपके पास लोग आते हैं जो नीडी होते हैं कि जी हमें आप बताएं, हमें ट्रांसफॉर्म करना है, जहाँ आप उनको आप बिल्कुल एक टेक्निकली सारा वो उनको गाइड करते हैं। क्या ही बेहतर होगा अगर आप उनको थोड़ा सा रिलीजियसली भी करें कि भाई अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ें सुबह उठ के, और उसके बाद अगर आप थोड़ी फ्रेश एयर में वॉक करें, या फिर 5 वक्त की जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी बेसिकली एक एक्सरसाइज ही है। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा इस तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगे कि यार इसमें तो ये भी फ़ायदा है, हालांकि वो है, लेकिन लोग इस तरफ जाते नहीं। अगर आप उनको सिर्फ नमाज के लिए बोलें तो शायद वो ना जाए, लेकिन अगर आप उस तरीके से बताएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और सबसे पहली बात ही मेरी ये होती है कि फिजिकल एक्टिविटी इन एनी वे इज़ गुड फॉर यू। वॉक, नमाज, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। नमाज के अंदर आप सजदे में जा रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ब्लड फ्लो जो आपके जिस्म में हो रहा है एंड ऑल दोज पोजिशंस आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। तो और ये मेंटली भी
इवन फॉर योर मेंटल पीस इट्स एसेंशियल। तो ये चीज़ें बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी ऑल्सो हैव टू सी कि आगे बंदा किस तरह का उसका टेम्परामेंट। नहीं सर आप बताएं, देखें कल मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आपके सोशल मीडिया में ये जो टेलीफोन पे हम इमोजीज भेजते हैं, ये येलो कलर के क्यों होते हैं आपको पता है? येलो कलर जो है ना, इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनालिटी। अगर आप सुबह उठ के सूरज जब निकलता है उसकी जब आप ग्लेयर्स ले ना, तो वो पहली जो लाइट होती है वो येलो होती है। अगर आप उसको एक 5-10 मिनट के लिए कंटिन्यूसली देखें ना, तो आपकी पूरी बॉडी पे, आपकी पर्सनालिटी पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, आप खुश रहते हैं। इट्स मेडिटेशन। मेडिटेशन। और अगर आप इस चीज़ को देखें रिलीजियसली भी अगर आप बात करें और फिटनेस की भी बात करें साथ में, तो आपको ये पता होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी फिटनेस मॉडल्स हैं वो 3 से 4 बजे के करीब उठ के वर्कआउट करते हैं, और ये हमारा तहज्जुद का टाइम होता है। और वो जो टाइम होता है, बॉडी बिल्कुल आपकी ऐसी एनर्जेटिक होती है और वो रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार होती है। आप उस वक्त उसको जिस भी स्ट्रक्चर में ढाना चाहें, आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उस वक्त वो ज़बरदस्त टाइम होता है। क्यों बताइए, सही बात है कि नहीं? लोगों को है कि शाम 7 बजे कर लें, 8 बजे कर लें, जब हमारे पास वक्त हो जब कर लें। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं सो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। उठिए जनाब, तहज्जुद भी पढ़िए, थोड़ा सा सवाब भी कमाइए, और साथ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन भी जारी रखिए। आपकी बात तो मान लेंगे। चले जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ मेलमाना। तेरा
देखा? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने फील किया डिफरेंस? देख लें। आई वॉज अबाउट टू से कि इसमें फील और एक्सप्रेशन सब चीज़ें आ रही थी और हम भी वैसे इंजॉय कर रहे थे ज़्यादा आपको देख देख के। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है हमारे आखिरी मिल्मा का, और बड़ी सीनियर है ये, और काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है ये भी। टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है, स्टेज भी इन्होंने किया है, और टेलीविज़न में परफॉर्म भी किया है, न्यूज़ प्रेजेंटर भी रहे हैं, एंकर भी हैं, और बहुत सारा काम करते हैं, और बड़े सीनियर हैं। आप लोग यकीनन उनसे वाकिफ़ होंगे। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मसरूर काज़मी साहब। जनाब वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका ATV का। सर आपको देख देख के हम बड़े हुए हैं माशाल्लाह। आप मैं उनको ये बता रहा था अभी प्रोड्यूसर को। अच्छा, ये तो हमारे सामने, मतलब इनके तो मैंने वालिद को भी देखा उन फिल्मों में जब नई एंट्री हुई थी इनकी। तो माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आपको भी मैंने, मतलब फिल्में मैंने बाद में कम कर दी थी। एक दौर था जब सिनेमा गोयर थे हम, फिर ये इनकी नई नई एंट्रीज, आपके वालिद साहब नए नए आए थे, तो एक दो उर्दू फिल्मों में किया, पश्तो में ज़्यादा करते थे। बहरहाल पुराने दौर हमेशा से अच्छे रहे हैं जी। क्या ख्याल है? हम लोगों ने हमेशा अपना पास जो है ना वो उसको मिस ही करते हैं। जैसे अगर माजी वैसे ही खूबसूरत होता है। तो अभी मैं ये मोहतरमा इनका नैश बलोच, बहुत अच्छी आवाज़, और इन्होंने पुरानी यादें ताज़ा करा दी ना, जो मैं एक दौर में फरमाइश किया करता था रेडियो पर। अच्छा। तो ये जो गाने आज इन्होंने सुनाया, रोड टू सवात फिल्म का एक गाना था, हमने जो छुपाया अफसाना बन गया। अफसाना बन, धीरे धीरे ये इन्होंने, इनकी मैं करेक्शन करना चाह रहा था। अच्छा, क्या? एक आपने एक लफ्ज़ बोला था, हमने पता नहीं क्या किया, वो हमने जो छुपाया अफसाना बन गया, वो आपने सही नहीं देखा। वही बात हम कर रहे थे, वो बूटी चल रही थी ना। जी 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 बूटी हम भी बड़ी करते उसमें वो होते थे, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती होती थी। हाँ बार, और वो आत खुदा दा बैर, जदों हौली जी, मज़ा है। ये असल म्यूजिक यही है ना, मेलोडियस। मैडम नूरजहान जी जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सर, काज़मी साहब ये बताइए कि माशाल्लाह रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न और स्टेज पे भी आपने परफॉर्म किया है? स्टेज वो एक ये पैदाइशी कुछ होता है। नहीं अच्छी बात है सर, बिल्कुल। वो ये अंदर से ही होता है, जैसे ये सुर में है, खुदादाद सलाहियत है, अंदर ही कुछ बेचैनी होती है। वो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में करना चाहिए सर, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस दौर में हम स्टेज करते थे, आप का दौर और था, उस दौर में टेलीविज़न नया नया आया था, और रेडियो तो खैर था ही पुराना। तो उस वक्त टैलेंट हंट करते थे रेडियो वाले, टीवी वाले। वो स्टेज पे उनको इनवाइट करते थे, वो आके देखते थे परफॉर्मेंस, तो वो इनवाइट करते थे, आप आए हमारे पास, रेडियो आए, टीवी। मैं गया और उन्होंने ऑडिशन दिया, पहले ड्रामे का दिया, फिर वहाँ देखा अनाउंसमेंट्स एंड कॉम्पियर्स, तो मैंने कहा ये ज़्यादा, ये भी चेक करते हैं इस तरह हो। ऑडिशन पहले तो बड़े सख्त ऑडिशन होते थे। क्या बात। तो आजकल तो वैसा वो नहीं ज़ाहिर है, वो तो माजरत के पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ में इतनी तब्दीली आ गई है, फास्ट हो गई, बहुत फास्ट हो गई है सर, बिल्कुल। बल्कि सर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रेडियो से जो सीख कर आए होते हैं, जो रेडियो करके आए होते हैं, उनका तलफ़ुज़ ही कुछ और होता है। वो मतलब 100 लोगों में भी उनका जो तलफ़ुज़ है ना, वो आपको बिल्कुल पिक हो जाता है कि यार ये टेलीविज़न से इनकी। तो वहाँ पे सिखाया जाता था सर? जी जी बिल्कुल, उसके बगैर आपकी अप्रूवल नहीं होती रेडियो पे। अच्छा, तो ये अताउल्लाह खान नियाज़ी साहब, जी माजरत, ये काफ़ी अर्से तक अप्रूव नहीं हुए थे। अच्छा। इनको सलीम गिलानी साहब डायरेक्टर जनरल थे हमारे, ये 90s में आके रेडियो पर 88 इसमें कैसेट्स इनकी चलाते थे। अच्छा। उससे पहले ये अप्रूव नहीं हुए थे। वो इनका एक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े अरसे रहे लेकिन इम्प्रूव नहीं किया, आउट हो गए। हाँ, लेकिन इसमें कोई ऐसी हक तलफी वाली बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है, एक डेकोरम है, और एक म्यार उन्होंने उसको फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सर जब
खबरें आप तब भी पढ़ते थे? मैं पहले रेडियो अनाउंसमेंट्स, पहले ड्रामा शुरू किया, फिर अनाउंसमेंट्स, फिर कंपेयरिंग, न्यूज़ मैंने बहुत बाद में शुरू की है। मतलब रेडियो के तमाम शोबों में मैंने काम किया है सिवाय इंजीनियरिंग के। अच्छा, तो नहीं टेलीविजन पे जब आपने न्यूज़ टेलीविजन में पहले मैंने ड्रामा किया है। अच्छा, पहले ड्रामा किया? जी, एक ड्रामा सीरीज 1980 में। कौन सा ड्रामा था सर? उसका नाम था घरोंदे। आरिफ राना साहब जो नीलाम कौन से सेंटर से था? चकलाला सेंटर से। उस वक्त चकलाला, रावलपिंडी। पिंडी। अच्छा, तो आरिफ राना साहब ट्रांसफ़र होके आए थे कराची से, नीलाम घर उन्होंने शुरू किया था, ट्रांसफ़र हो गई थी उनकी। यहाँ आके तो एक दिन रेडियो आए, आपने जब बात की ना ट्रेनिंग की, और तो मुझे कहते हैं एक दिन वो प्रोग्राम देखा उन्होंने, तो कहने लगे शाह जी, पंजाबी में कहने लगे शाह जी तुसी साढ़े नाल आ जाओ। मैं खैर कहते यार ये रेडियो वाले आवाज़ बढ़ा देंगे नहीं, शक्लां बिगाड़ देंगे नहीं। मैं क्या आप बुलाएं तो हम आएंगे। उन्होंने फिर एक ड्रामा सीरीज़ शुरू की थी, उसका नाम था घरोंदे। तो पहला प्ले मैंने जो किया था उसमें कवन लसीर का मैं हस्बैंड बना था, और रूही बानो उसमें मेन कैरेक्टर में थी। काले हाथ उसका नाम था, उनका गेटअप, उनको मुलाजमा का रोल था उनका, तो काला बिल्कुल उनको स्याह मेकअप किया था उनका। और उसके बाद मेमार, ये सीरीज़ थी ना, क्योंकि 50 मिनट का एक प्ले होता था, टाइटल घरोंदे होता था, और उसमें मुख्तलिफ ये सोशल सब्जेक्ट पे, घरों से मुताल्लिक़, फैमिली से मुताल्लिक़। अच्छा, उसके बाद फिर आप? फिर मैंने एक आखिरी 87 में, उस वक्त हम शिफ्ट हो गए थे इस्लामाबाद सेंटर, चकलाला से उधर शिफ्ट हो गया था 86-87 में। वहाँ एक ड्रामा सीरियल की थी, उसका नाम था गर्द, वो किस्तवार थी। अच्छा, उसमें मेरी और कौसर न्यारी साहब का बेटा रिजवान न्याजी और नीलिमा हसन, आपको शायद ना याद हो। नहीं, याद है हमें जी, डेंटोनिक फेम थी वो, तो हमारी ट्रायंगल थी वो। उसके बाद फिर मैं न्यूज़ में आ गया। नहीं, तो आपने सिर्फ क्विट करके क्यों आए? मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि आप ड्रामा भी कंटिन्यू रखते और एंकरिंग, आई मीन न्यूज़ कास्टिंग? उस वक्त इजाज़त नहीं थी, एक चेहरा एक उस, अच्छा, मतलब जो टेलीविजन में जो ड्रामाज में काम करते थे उनको इजाज़त नहीं थी कि जी वो? जी जी। अच्छा, न्यूज़ एंकर उसके लिए एमडी से या मिनिस्ट्री से इजाज़त, उस वक्त का एक उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी। अच्छा, हमारे एक तनवीर इकबाल कोयटा से पढ़ते थे खबरें, उन्होंने स्पेशल इजाज़त ली एक कोयटा को ड्रामा सीरीज़ थी उसमें काम करने के लिए। हाँ, वरना इजाज़त नहीं थी कि एक चेहरा एक ही उसमें रहेगा। तो उस वक्त तो वो खबरनामा जो एक मेन होता था, बुलेटिन रात 8 या 9 बजे चलता था, तो आप मतलब उस मेन उसमें होते थे या वो जो इलाकाई खबरें होती? जब मैंने 88 में अप्रूव किया, मैंने ये खालिद हमीद, अजहर लोधी साहब, ये हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे पीछे कहने यार ये इस्लामाबाद है, ये करंट अफेयर्स का स्टेज मतलब है, यहाँ पे ड्रामे कम होते हैं, एक सीरीज़ करोगे एक 3 महीने करके। उस वक्त सहमाई होती थी, आपको याद हो शायद, तो वो 3 महीने के लिए एक ड्रामा सीरीज़ या सीरियल जो भी था, तो वो एक सीरीज़ करके फारिग हो जाएंगे आप, फिर इंतज़ार करें, या लाहौर कराची तो है नहीं जहाँ मुसलसल एक चल रहा है सिलसिला, तो न्यूज़ में आ जाओ। मैंने कहा चलिए, ऑडिशन दिया, क्लियर हो गया। उस वक्त तो आपको पता है कि न्यूज़ रीडिंग करनी होती थी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि पॉलिसी थी ना, आप अपने पास से तो कुछ बोल, जो लिख के मिला या आपने कोई पॉइंट आउट कर दिया वहीं पे टाइप होगा। और उस वक्त तो जब हमने शुरू किया था तो वो उर्दू टाइप राइटर से टाइप होती थी, इतना सा वो होता और यूँ देख के पढ़ना पड़ता था, और साथ स्क्रीन पर फिल्म भी जो है ना सिंक करनी है, वो बड़ा मुश्किल जॉब था। अब तो आसानी हो गई बहुत टेक्नोलॉजी के आने से। हाँ जी, जाहिर, अब तो रिमोट हर 10 मिनट के बाद होता है। बुलेटिन चलता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। कॉलर है ये माँ साहब, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी टीम को, हमारे गेस्ट को, ये हमारा सरमाया है, ये बिल्कुल। मैं तो इनको देख के शौक रह गई, ये तो रीमा जैसी लग रही है, उनकी रिलेटिव है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं आप? मैं कब की आपको देख रही हूँ, मैंने इधर शुरू किया हुआ है।
मेरी गोल भी मिली है, आवाज़ भी म्यूट की है, आप लोग हमारा शर्माया हो। और केटू टीवी को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, हर बार यही दुआ करती हूँ, अरूज की बुलंदियों पे लेके जाए अल्लाह पाक ने। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी तारीफ कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो ये हमारे कॉलर थे और मसरूर काज़मी साहब अभी हमारे साथ हैं, सोनिया भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए यार बाज आओ मेलमाना। वेलकम बैक टू आवर बाज आओ मेलमाना। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बताया था उन न्यू कमर्स के लिए जिनके अंदर कोई टैलेंट है और वो टैलेंट को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, तो K2 टेलीविज़न उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपना टैलेंट हमें भेजें हमारे K2 टेलीविज़न के व्हाट्सएप नंबर पर, दैट इज़ 033548888434। और हमारे पास हमारे इन हाउस भी कुछ जी हिडन टैलेंट थे, तो हमने कहा कि यार चलें हम देखते हैं कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। तो उन्होंने भी अपने टैलेंट हमें दिखाए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि देखें कि हमारे इन हाउस जो मेंबर्स हैं वो भी बड़े टैलेंटेड हैं। आइए ज़रा देखते हैं। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, पुछ काले बदलां नूं सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां, तुर गए ओ सजना नींद रखो के जाग के कट्टियां रातां, आवी जाना सता वास्ता प्यार दा, ए रुतां जानियां मुड़ के नहीं आनियां, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया। देख लें जी, एक एक नगीना हमने चुन चुन के रखा हुआ है। इनाम पहले वाले को मिलना चाहिए। अच्छा, ले जी, काज़मी साहब कह रहे हैं जी इनाम पहले वाले को मिलना चाहिए। ठीक है जी, जबरदस्त जी। सोनिया जी, तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, कोई ऐसी कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई स्पीच हो रही हो, कोई ऐसा कोई वाकया कोई इंटरेस्टिंग सा हुआ हो? क्योंकि आपकी तो एज ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि बस सेम ही हो, बड़े भी हो सकते हैं, एट टाइम्स ऐसे होता है कि सेशन में आगे HODs वगैरह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो बैठे हाँ, होते उनके हैं सामने। और नहीं, अल्लाह का शुक्र है कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क नहीं आता, बट एक इज्जत ज़्यादा हाँ, महसूस वो होती है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं और आपके सामने बैठ के आपको सुन रहे हैं, तो एक बहुत अंदर से एक बहुत ही बहुत चलें हमारे अच्छी नाज़रीन को खुशी। कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करें, कोई आजकल कोई करंट कोई भी अफेयर को लेके ज़रा। मैं तो फिटनेस को लेके ही सबसे ज़्यादा आप इस वक्त फिटनेस ढंढोरा ट्रेनर लग नहीं रही है होती ना, आप मुझे कोई मॉडल लग रही हैं, कोई हीरोइन लग रही हैं, या कोई, चलें कोई जनरली कोई बात कर दें। जनरली मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ जो आपने इससे पहले मुझसे क्वेश्चन किया ना कि जी, जी। सेशन में क्या हुआ। मेरा एक यूनिवर्सिटी में एक सेशन था, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में हर 3 to 4 मंथ्स के बाद मेरे सेशंस होते रहते हैं बैक टू बैक। सो मैंने एक सेशन में कोई बात कही, जैसे अभी आपने कहा ना फिटनेस से आप अल्लाह को ज़रा जोड़ें तो लोगों को समझ आएगा, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे करती हूँ अक्सर व बेशतर। सो क्या हुआ कि मैंने सेशन ख़त्म किया और मैं बाहर निकली तो एक लड़का बहुत क्या कहना चाहिए एनर्जी के साथ और एंथुसियाज्म के साथ मेरा नाम लेके मुझे बुलाने लगा कि मैम रुकिए, मुझे आपसे थोड़ा सा कुछ कहना है। सो हम सब रुक गए वहाँ पर। ही सेड कि मैम याद है आपने लास्ट टाइम आके एक बात कही थी कि जैसे आपने दुनिया में कनेक्शन बनाया है इसी तरह से आप ऊपर वाले से कनेक्शन बनाइए। सो अगर आप कंपनी के CEO से राब्ते ज़रा अच्छे रखेंगे तो फिर कंपनी अच्छी चलेगी आपकी। क्योंकि वो आपको उसी तरह से स्टूडेंट के लेवल पर आके बात करनी होती है कि वो समझ लें, आपका पॉइंट पिक कर लें। उसने मुझे एग्जैक्टली ये पॉइंट बताया और कहने लगा मैम मैंने वही शुरू किया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद से ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ सोचता हूँ और वो चीज़ होने लग जाती है, वो ऐसे असबाब शुरू हो जाते हैं कि मेरी वो बात जो मैंने सोची हो या मेरी ख्वाहिश हो वो पूरी हो जाती है। सो पिछले 4 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है और जब मुझे पता चला कि आज आप आने वाली हैं तो मैंने सोचा मैं ज़रूर आपके साथ ये शेयर करूँगा।
मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये तो एक स्टूडेंट है जिसने आके मुझे बता दिया, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके लिए ऐसी चीज़ें शुरू हो गई होंगी, अल्लाह ने उनकी सुननी शुरू कर दी। सो मुझे लगा कि अगर आप मोटिवेशनल सेशंस में या जनरली भी अगर आप कहीं बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर आप अल्लाह का हवाला दे दें और कहीं किसी को वो बात क्लिक कर जाती है, सो आपके तो और वो बेसिक है, वो तो हर चीज़ वहीं जाके जुड़ती है। एग्जैक्टली सो ये वो छोटी सी एक चीज़ है कि मैं जहाँ जाती हूँ मैं ज़रूर कहीं ना कहीं अल्लाह का हवाला दे जाती हूँ। मुझे ख़ुद भी पसंद है और ये आ जाता है ऑटोमेटिकली आपके आप जब बात करते हैं। सो जैसे वो राह से राह निकलती है ना, तो बात से बात निकलती निकलती अल्लाह के ऊपर आ जाती है। और मेरा ख़्याल है कि मतलब आप जितनी भी दुनियादारी निभा लें, कुछ भी कर लें, अगर आपने वहाँ ऊपर से थोड़ा सा राब्ता अच्छा रखा हुआ है ना, थोड़ा सा नहीं जी, अच्छा खासा। और देखें जी, अच्छा बात में वजन भी तब पैदा होता है जब अंदर सच्चाई हो, ईमान की ताकत हो, तो वो लफ्ज आते हैं, वो दूसरे पर असर करते हैं। और ये चीज़ ना आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाती है। उसके बाद वो वाइब्स आपकी पर्सनालिटी से वैसे आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप नोटिस करें, मैंने अभी एक ईद शो में भी ये जिक्र किया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के 1.5 साल के, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो वाइब्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। आप देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी को देखते रोना शुरू कर देते हैं, उनके पास नहीं जाते, माँ के अंदर छुप जाते हैं, वो जाना भी नहीं पसंद करते क्योंकि उनको वहाँ से नेगेटिविटी आ जाती है। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो बच्चे उनको मुस्कुराएंगे, देखेंगे, उनके पीछे पीछे आएंगे। सो अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा बच्चा नज़र आए और आपको पर्सनैलिटी जाननी हो तो आप बच्चे को छोड़ दें सबसे पहले। क्या बात, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज़ आओ मेहमाना। वेलकम बैक टू अरबाज़ आओ मेहमाना। जी तो नाज़रीन, मसरूर काज़मी साहब हमारे साथ हैं, सोनिया लोधी जी हमारे साथ हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी थी, तो गुफ्तगू का वो सिलसिला दोबारा हम जोड़ते हैं वहाँ से। जी काज़मी साहब, तो आप अभी सर अभी भी मुंसलिक हैं किसी इदारे जी से? मैं प्राइवेटली करता हूँ, ऑफिशियली टेलीविज़न से तो मैं PTV से तो अच्छा 60 इयर्स तक कर सकते हैं मतलब। तो अभी मैं आई एम नाउ 62। अच्छा, तो सब लेकिन मैं प्राइवेटली जो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, मुख्तलिफ NGOs वगैरह हैं, वो तालीम के लिए काम करते हैं, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, और कुछ जैसे हमारे यहाँ तो वो हिलाल अहमर हो जाती है, इंटरनेशनली वो रेड क्रॉस है, तो उनके कुछ मैनुअल्स होते हैं या उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, WHO का है, उनके कोई आगे आपके मतलब बच्चों में से किसी को है ये शौक इस तरफ आने का? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है वो डॉक्टर है, स्पेशलाइजेशन उन्होंने कर कभी रही नहीं है। ये ख्वाहिश जाहिर की सर? वो उन्होंने जो कहा, मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने ये करना है। अच्छा, 2 बच्चे मेरे डॉक्टर हैं। अच्छा माशाल्लाह। एक ने MS किया, प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा माशाल्लाह। तो वो तीनों माशाल्लाह। एक तो जो सबसे छोटा है उसने अभी क्लियर किया है अप्रैल में, अब वो हाउस जॉब अगस्त से स्टार्ट करेगा। तो मिसेस मेरी जो है वो भी एजुकेशनिस्ट है। अच्छा माशाल्लाह। वो स्पेशल एजुकेशन से आप ही के इलाके से हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो मैं अब जाके मिलवाना का मतलब पूछूंगा। ठीक है जी। सोनिया जी, कभी फिल्म की नहीं ऑफर हुई कोई? मैं कभी असल में मैंने ऑफर्स तो हुई होंगी। देखिए, आप जब इस इंडस्ट्री में होते हैं, जब लाइमलाइट में होते हैं तो वो होते हैं, आपको मॉडलिंग की ऑफर्स आती हैं। मैंने जो भी किया है वो अपने करीबी फ्रेंड्स के लिए किया है। लाइक 1-2 चीज़ें थी जो करने की थी, तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा यार कर लो, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फ़न एक्टिविटी, एक एक्सपोजर भी हो जाता है आपका कैमरे से। अदरवाइज आई एम नॉट इनटू मॉडलिंग एंड स्टफ। लाइक मुझे लगता है कि मेरा जो काम है मैं सही कर सकती हूँ, जो मेरा पैशन भी है वो फिटनेस एंड मोटिवेशन और पॉजिटिविटी, मेरे लिए शायद वो ज़्यादा सूटेबल है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए चुनी गई हूँ, बनी हूँ।
सो मॉडलिंग वगैरह में आप क्या कर सकते हैं, बहुत से बहुत मॉडलिंग ही कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसमें ना वेरिएशंस आती चली जाती हैं, फिर नया कुछ निकलता है, नई बातें होती हैं, नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, नई बातें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, करते हैं आप। तो मुझे लगता है ये पेशा मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, समहाउ रिस्पेक्ट बहुत मिलती है इसमें। और नहीं, दूसरा ये कि ये भी फिल्मों में आते रहे हैं, अब क्यों छोड़ा है? नहीं, मैं उसकी सिर्फ वजह वजूहात, मतलब एक डिक्लाइन था। हाँ सर, उसमें अब रिवाइवल हो रहा है, लेकिन ये कोविड की वजह से बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके लिए तो एक पूरा प्रोग्राम होना जी 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 मैं यही कह रहा था। मैंने कहा ये आप मुझे बुला रहे हैं, मेरा तो इतना लंबा वो सिलसिला है, ये एक उसमें तो कवर भी नहीं हो सकता है एक सिटिंग में। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो हर बंदे की अपनी एक पर्सनल चॉइसेस होती है, ठीक है। आप खुद कहाँ से मोटिवेशन लेती हैं? ऊपर वाले से। मेरे लिए कोई मोटिवेशन का ज़रिया नहीं होता कि लाइक मैं इधर देख के मोटिवेशन लूँ या मुझे कोई समझाएगा तो मैं मोटिवेशन लूँगी। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक कनेक्शन है, और जब मैं कहीं खड़ी होती हूँ कहीं रोस्ट्रम पे या कहीं किसी के सामने मोटिवेशन देने के लिए, सो वो इट वाज लाइक यू नो आमद हो रही है ना, मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस मुझे ये पता होता है कि मैं यहाँ आई हूँ, ये आज का मौजू है, इस पे मुझे लेक्चर देना है। उसके बाद मैं नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हूँ, घंटा 1.5 घंटा, और वो आ रहा होता है, बस मैं बात कर रही होती हूँ। और ये तो बड़ी कलंदरों वाली बात है सर। जी जी, ये जो कनेक्शन है ये इतनी आसानी से नहीं आता। जी जी। और ये देखें एक और चीज़ की, हमारे यहाँ ना बड़ा इजीली लोग जज कर देते हैं, अरे ये तो बस ऐसे ही है ना, यूँ। आपको नहीं पता, यू नेवर नो उसका दिल का कनेक्शन कितना अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ बहुत इजीली किसी के भी ऊपर हम उंगली उठा देते हैं, ये तो ऐसा है, वो क्या पता वो कहीं ज़्यादा अल्लाह से आपसे ज़्यादा करीब हो, अल्लाह उसके ऊपर फिजिकली जो उसकी फिजियोग्नोमी होती है उसका, उसको हम लेके तो कोई भी बात कर उसका अटायर लेके बात कर लेते हैं, जज कर देते हैं। चेहरा वैसे भी दिलो दिमाग का आईनादार होता है। बिल्कुल, आंखें बोलती हैं आपकी मतलब आपकी सच्चाई, वो आपका जो कुछ आपका ज़हन साफ है, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, क्योंकि अल्लाह भी आपकी नीयत के अकॉर्डिंगली देता है, अमल का दारो मदार भी नीयत पर है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एंड यू नो अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें तो ये हकीकत है बिल्कुल 100%। लाइक अगर आप ये नियत कर लें कि आपको गबन करके ही खाना है, तो आपके रास्ते भी गबन वाले ही पैदा करेगा अल्लाह, क्योंकि वो आपकी नीयत है। लेकिन अगर आप सोच लें कि नहीं जी मुझे हलाल रिस्क ही खाना है, मुझे सही तरीके से आगे बढ़ना है, तो अल्लाह अकॉर्डिंगली रास्ते आपके मैनेज मिलना उतना ही है करता है जितना आपके नसीब में है। वो आपके ऊपर है कि वो आप उसको बाय गुड मींस ले लें, बाय फेयर मींस ले लें, बाय अनफेयर मींस ले लें, मिलना फिर भी उतना ही है। असल में ये सब आप हाउ यू थिंक, आप अगर लॉ लगाते हैं अल्लाह से तो वो, और ये बहुत से बंदों के साथ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस होता है कि जैसे ये हैं, अब इनका राब्ता हुआ है ना, इनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो जिसने इनको माइल कर दिया, उसकी मतलब यकीन ईमान पुख्ता हो जाता है। तो वो जब आपका राब्ता अगर कहीं आपको हेल्प मिलती है उधर से, तो आपका जो है वो ईमान और यकीन पुख्ता हो जाता है। और आप बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। दिल तो कर रहा है आपसे बहुत ज़्यादा और बातें करें, लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वक्त की भी पाबंदी होती है। तो इट्स टाइम टू साइन ऑफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, इनवाइट किया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आपके वालिद के हवाले से मुझे और आपके कुछ ड्रामा फिल्म्स मैंने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। K2 के मैं डिफरेंट शोज़ में आ चुकी हूँ, महजबीन के शो में भी आई हूँ, नोमान लशारी साहब में भी आ चुकी हूँ। तो जब आती हूँ एक नया एक्सपीरियंस होता है K2 पे, नए हर होस्ट के साथ, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है माशाल्लाह। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू जी। नाज़रीन, तो इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल पर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हम साइन ऑफ करेंगे मैश बलोच के खूबसूरत से गाने के साथ।